प्रिय विद्यार्थियों, एक बार मैं पुनः हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल शालिनी हिंदी ज्ञान गंगा के माध्यम से। आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, मुझे आशा और विश्वास है कि आप इस चैनल के माध्यम से ज्ञानार्जन कर रहे हैं और आपकी ये जिम्मेवारी है कि और अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ें और वह भी ज्ञानार्जन करें। यह तभी संभव हो पाएगा जब आप और हम दोनों लोग मिल करके से अधिक लोगों को इस चैनल से जोड़ने का उपक्रम करेंगे, प्रयास करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप वीडियो को शेयर करिएगा, अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हों। यदि आप शेयर करेंगे तो ज़रूर इसका लाभ उनको मिलेगा। और चैनल पर यदि पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको जो जानकारी इस चैनल के माध्यम से दी जा रही है वो आपको कितनी फ़ायदेमंद है, कितनी लाभप्रद है, कितना ज्ञानार्जन कराने में सक्षम है। ज़रूर आप कमेंट करिए, मुझे अच्छा लगेगा। प्रिय विद्यार्थियों, बिना किसी विलंब के आज हम लोग पढ़ेंगे आदिकाल का नामकरण। आदिकाल के नामकरण के बारे में हम लोग जानेंगे। और विद्यार्थियों, नामकरण का जो आधार है वह इतिहास लेखकों ने अलग अलग ग्रहण किया है और उस आधार पर नामकरण करने का प्रयास किया है। कुछ विद्वान या कुछ इतिहास लेखक योगीन प्रवृत्तियों के आधार पर नामकरण किया है। कुछ विद्वान इतिहासकार रचनाओं के वैशिष्ट्य के आधार पर नामकरण किया है और कुछ रचनाकार, इतिहासकार कहा जाए, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले जो विद्वान हैं, उन लोगों ने कालक्रम के अनुसार कहीं न कहीं नामकरण भी किया है। तो आइए आदिकाल के नामकरण के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने क्या राय दी है, क्या उनका विचार है और क्या नामकरण उन्होंने किया है, उसके बारे में जानते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है और इस प्रकरण से हर बार, चाहे वो टीजीटी हो, चाहे एलटी हो, चाहे जीआईसी प्रवक्ता हो, चाहे उच्च शिक्षा की भर्ती हो, उनमें प्रश्न जरूर मिलता है आदिकाल के नामकरण से। तो आप ध्यानपूर्वक वीडियो देखिएगा और ये सारी जो जानकारी है इसको कंठस्थ कर लीजिएगा। जो आपको लगे कि ये कठिन है, ये आपकी समझ में कम आ रहा है, उसको अलग से नोट करते चलेंगे। तो बार बार अगर उसकी पुनरावृत्ति करेंगे, दोहराएंगे, तो आपकी समझ में आ जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन तो गारसा दतासी से शुरू हुआ, लेकिन प्रारंभिक कुछ इतिहासकारों ने हिंदी साहित्य के वो काल विभाजन और नामकरण का प्रयास नहीं किया। लेकिन जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास को न केवल कालखंड में विभाजित करने का कार्य किया, बल्कि उन्होंने नामकरण भी किया और आदिकाल का नाम चारण काल रखा। चारण काल ग्रियर्सन ने रखा। चारण आदिकाल की एक ऐसी जाति थी जो अपनी विद्वता के लिए काफ़ी विख्यात थे विद्यार्थियों, और वह राजाश्रित में रहते थे, राज दरबार में रहते थे, राज दरबारी कवि होते थे और वे अपने राजाओं की प्रशंसा करते थे और उनकी वीरता का गुणगान करते थे। तो ऐसे चारण कवियों ने रासो ग्रंथ का पठन किया, रासो ग्रंथ की रचना की, प्रचुर मात्रा में की। जॉर्ज ग्रियर्सन ने उन्हीं रचनाओं और कवियों को ध्यान में रखते हुए आदिकाल का नामकरण चारण काल के नाम से किया। ये याद रहे कि आदिकाल को चारण काल नाम किसने दिया है, तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। आरंभिक काल मिश्र बंधु ने। विद्यार्थियों, मिश्र बंधु आपको याद होगा, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, ये तीन भाइयों ने मिलकर के मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा
और इन्होंने काल विभाजन और नामकरण का भी सराहनीय प्रयास किया। और मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को, चूँकि यह पहला कालखंड था, इसलिए इसे आरंभिक काल नाम दिया। अब विद्यार्थियों, वीर गाथा काल काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि वीर गाथा काल नाम आदिकाल का किसने दिया है, तो वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया। और यही नहीं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विधेयवादी पद्धति पर अपने हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन कार्य किया। और विद्यार्थियों, एक बार मैं आपको एक बात पुनः बताना चाहता हूँ कि यह जो विधेयवादी पद्धति है, विधेयवादी पद्धति, इसका जन्मदाता तेन है। तेन ये पाश्चात्य विचारक तेन इसके जन्मदाता हैं। और तेन ने ही विधेयवादी पद्धति की स्थापना की और इसी पद्धति के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य इतिहास का लेखन कार्य किया और उन्होंने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया। और वीर गाथा काल नाम देने के पीछे विद्यार्थियों आचार्य रामचंद्र शुक्ल का तर्क था कि इस काल में वीर रस से परिपूर्ण रचनाएं अधिक हुई हैं और ज़्यादातर कवियों ने वीर रस में कविताएं लिखी हैं, सृजित की हैं। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया। आदिकाल, हजारीप्रसाद द्विवेदी, आदिकाल को आदिकाल के नाम से ही संबोधित किया, हजारीप्रसाद द्विवेदी। विद्यार्थियों, यह बहुत ही प्रासंगिक माना जाता है। इसको सबसे अधिक अगर बात की जाए हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के नामकरण की, तो सबसे ज़्यादा आदिकाल को ही लोगों ने स्वीकार किया है। आदिकाल की स्वीकारोक्ति सर्वाधिक है। प्रिय विद्यार्थियों, हजारीप्रसाद द्विवेदी के अतिरिक्त भी आदिकाल नाम रमाशंकर शुक्ल रसाल ने भी दिया है। रसाल इनका उपनाम है। एक प्रश्न यहाँ से भी आपको तैयार कर लेना है कि रमाशंकर शुक्ल रसाल, है ना, रसाल किसका उपनाम है, तो आपको याद रखना है कि रमाशंकर शुक्ल का उपनाम रसाल है। इन्होंने आदिकाल को आदिकाल ही नाम दिया है। हजारीप्रसाद द्विवेदी ने भी आदिकाल दिया है, तो ये याद रहे कि हजारीप्रसाद द्विवेदी और रमाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल को आदिकाल कहा है। एक बात और विद्यार्थियों यहाँ आप नोट कर लीजिएगा कि जयकाल, आदिकाल को जयकाल नाम किसने दिया है, तो यह डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने दिया है। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल ने आदिकाल भी कहा है और जयकाल भी कहा है। एक अन्य नामकरण जो काफ़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है, यह है डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा किया गया नामकरण संधिकाल एवं चारणकाल। प्रिय विद्यार्थियों, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को दो भागों में बांट दिया और उन्होंने अपभ्रंश से युक्त जो रचनाएं थी उनको संधिकाल के अंतर्गत रखा और अपभ्रंश यानी हिंदी से पहले की जो कृतियां हैं और चारणकाल यानी रासो काव्य परंपरा को ध्यान में रखते हुए चारण काल, तो दो अलग अलग रूपों में आदिकाल को संबोधित किया डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। तो चारणकाल और संधिकाल नाम किस हिंदी साहित्य इतिहास लेखक ने आदिकाल का रखा है, तो आपको पता होना चाहिए विद्यार्थियों कि राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधिकाल भी कहा है और चारणकाल यानी आदिकाल को दो भागों में बांट दिया है। अपभ्रंश से युक्त जो रचनाएं हैं उनको संधिकाल के अंतर्गत रखा है और चारण से संबंधित जो रचनाएं हैं उनको यानी रासो काव्य से संबंधित जो रचनाएं हैं प्रिय विद्यार्थियों उनको चारणकाल के अंतर्गत रखा। अब यहाँ याद रखना सिद्ध सामंत काल, एक ये भी प्रकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है क्योंकि आदिकाल में सिद्ध साहित्य भी पाया जाता है और 84 सिद्धों की चर्चा की गई है। सामंत यानी जो रचनाओं के लिए कवियों को प्रेरित करते थे, तो इसलिए सिद्ध और सामंत
कि जो सहयोगात्मक प्रवृत्ति थी रचना धर्मिता को लेकर के, इसको आधार बनाया राहुल सांकृत्यायन ने। और राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी आप नोट कर लेंगे। बीज बपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, आदिकाल को बीज बपन काल नाम दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ भी ध्यान रखना है कि बीज बपन यानी हिंदी साहित्य का प्रादुर्भाव 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। और 1000 ईस्वी के आसपास जब हिंदी का प्रारंभ हुआ और हिंदी साहित्य का इतिहास जब बाद में लिखा गया, तो उसके प्रारंभिक अवस्था को, उसकी शुरुआती स्थिति को जब देखा गया तो ये पाया गया कि हिंदी साहित्य यहाँ से शुरू हुआ है। इसका बीजारोपण जो है 1000 ईस्वी के आसपास हुआ है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज बपन काल नाम दिया कि आदिकाल का नामकरण बीज बपन काल, यानी हिंदी साहित्य का बीजारोपण आदिकाल में हुआ, पहला कालखंड है, इसलिए उन्होंने बीज बपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया। वीर गाथा युग श्याम सुंदर दास ने और वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ ध्यान देना है, वीर गाथा काल, वीर गाथा युग और वीर काल, ये तीन नाम आप देख रहे हैं, ये समानता को लिए हुए हैं, एक जैसे लग रहे हैं। वीर गाथा काल इसमें जुड़ा है, वीर गाथा युग इसमें जुड़ा है और वीर काल, तो इसमें असमंजस की स्थिति हो जाती है, भ्रम की स्थिति हो जाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसको ध्यानपूर्वक आप देखिएगा। जब वीर गाथा काल की बात हो तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और जब वीर गाथा युग की बात हो तो श्याम सुंदर दास, और जब वीर काल की बात हो तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये है, आपने देख लिया कि आज जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल कहा, मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल कहा, रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी रामाशंकर शुक्ल ने आदिकाल नाम दिया, रामाशंकर शुक्ल ने जयकाल भी नाम दिया, और रामकुमार वर्मा ने संधि काल एवं चारण काल, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज बपन काल, श्याम सुंदर दास ने वीर गाथा युग और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल। तो चारण काल, आरंभिक काल, वीर गाथा काल, आदिकाल, संधि काल एवं चारण काल, सिद्ध सामंत काल, बीज बपन काल, वीर गाथा युग और वीर काल। इसके आगे अब इधर देखते हैं कि किन किन और नामों से आदिकाल को जाना जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अपभ्रंश काल नामकरण आदिकाल का किया धीरेन्द्र वर्मा और डॉक्टर बच्चन सिंह ने। अपभ्रंश काल यानी हिंदी साहित्य का प्रारंभ अपभ्रंश से युक्त भाषा से हुआ। हिंदी भाषा का जन्म विभिन्न अपभ्रंशों से हुआ। तो अपभ्रंश का जो प्रभाव है वो आदिकाल की शुरुआती रचनाओं में प्रिय विद्यार्थियों देखने को मिलती हैं। इसलिए इसको आधार बना करके धीरेन्द्र वर्मा और डॉक्टर बच्चन सिंह ने आदिकाल को अपभ्रंश काल नाम दिया। कपिल कुल श्रेष्ठ ने अंधकाल नाम दिया। मोहन अवस्थी ने आधार काल नाम दिया। राम खेलावन पांडे संक्रमण या परिवर्तन काल, संक्रमण या परिवर्तन काल। संक्रमण या परिवर्तन काल का मतलब कि धीरे धीरे अपभ्रंश से हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव हुआ, हिंदी भाषा में रचनाएं प्रारंभ हुई, और ये एक दौर था अपभ्रंश और हिंदी को लेकर के जिसमें संक्रमण था, मिला जुला स्वरूप था। इसलिए संक्रमण या परिवर्तन काल राम खेलावन पांडे ने रखा। प्रारंभिक या उन्मेष काल गणपत चंद्रगुप्त ने। आधार काल नाम सुमन राजे ने दिया। अब यहाँ भी आपको ध्यान रखना है कि आधार काल मोहन अवस्थी ने भी कहा है आदिकाल को, और आधार काल सुमन राजे ने भी कहा है। तो जब विकल्प में आपको मोहन अवस्थी दिखाई पड़े तो आप मोहन अवस्थी, और यह दिखाई पड़े सुमन राजे तो सुमन राजे। कभी कभी होता है कि आप एक ही जानते रहते हैं, जैसे आधार काल मान लीजिए मोहन अवस्थी का आप जानते रहते हैं, आधार काल सुमन राजे का आपको पता नहीं रहता है, और विकल्प में आधार काल सुमन राजे जब दे दिया गया रहता है तो आपको लगता है कि ये चारों विकल्प गलत है, और कभी कभी चौथा विकल्प दे ही दिया जाता है कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको लगता है कि मोहन अवस्थी आधार काल नामकरण करने वाले
इतिहास लेखक हैं। और ये सुमन राजे तो आधार काल दिया नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है, इसलिए इस तरह की गलतियाँ हो जाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसको आपको ध्यान में रखना है। जहाँ भी इस तरह की बातें हो, इस तरह का तथ्य आपके सामने आए, तो आप उसको गंभीरता से समझने का प्रयास करिएगा। उसके बाद उद्भव काल, वासुदेव सिंह ने हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल को उद्भव काल नाम दिया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोगों ने अध्ययन किया आदिकाल के नामकरण के संबंध में। आदिकाल का नामकरण विद्वानों ने किस किस नाम से या किन किन नामों से संबोधित किया है, वो हमने जाना। प्रिय विद्यार्थियों, ये संपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करिएगा। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब न किए हों, पहली बार वीडियो देख रहे हों, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। विद्यार्थियों, तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ईश्वर आपको ढेर सारी खुशियाँ दे, आपकी मनोकामना की पूर्ति करे। इसी आशा, विश्वास और मनोकामना के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। फिर मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत।